CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की 11 अप्रैल को होने वाली बैठक में पार्किंग घोटाले के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर फिर से हंगामा खड़ा हो सकता है। इसी को लेकर हमने शहर में 2 टर्म मेयर रह चुके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला से बात की तो उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या पार्किंग घोटाले का आरोपी ठेकेदार ठेका लेने के लिए एलिजिबल था क्या? चावला ने कहा उस ठेकेदार ने पहले ही दिन से फ्रॉड किया है। यदि उसकी जांच पहले हो जाती तो आज इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता। ऐसे में तत्कालीन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पूर्व मेयर का मानना है कि ठेका दिए जाने के दौरान जो भी कमिश्नर रहे हैं वह भी जांच के दायरे में निश्चित तौर पे सामने आएंगे। चावला ने साफ किया कि सीबीआई को जांच वहां से करनी चाहिए कि ठेकेदार की एलिजिबिलिटी किसने की, उस वक्त के कमिश्नर की जिम्मेदारी क्या बनती थी, किसी अधिकारी ने नोट बनाकर भेजा या नहीं, यदि नोट बनाकर भेजा तो उस पर तत्कालीन कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया या नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। पूर्व मेयर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रिमोट कंट्रोल के बारे में भी जो कहा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, मैंने आज समाचार पत्र पढ़े हैं, जो आप बोल रहे हैं वही समाचार पत्र लिख रहे हैं कि हंगामे के आसार। मेरे समय भी ऐसी खबरें छपती थी, हंगामा होता भी था, लेकिन जब मन में ये हो कि हंगामे को देखते हुए भी हाउस चलाना है और कुछ सार्थक बातें निकलनी चाहिए, अगर इस सब बातों को दरकिनार करते हुए अधिकारी, मेयर या जो पार्टी सत्ता में अगर वो चाहे तो इस हंगामे के बीच भी एक सार्थक बहस करके इसमें से कुछ नतीजा निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे एक अंदेशा था और ये अक्सर होता रहा है, पूरे चंडीगढ़ में भी और देश के कई हिस्सों में भी हुआ है, कि जब भी कोई बड़ा घोटाला हुआ और उसकी जांच चाहे विजिलेंस ने की, सीबीआई ने की, उसका जो फॉलोआउट होता है वो छोटे कर्मचारियों पे आ जाता है। यही कुछ चंडीगढ़ में हुआ। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि 4-5 कर्मचारियों को चार्जशीट कर दिया गया। अब क्यों किया, ये मंशा किसकी है? जो मैं समझ रहा हूँ कि ये ध्यान बटाने की कोशिश है। देखिए, घोटाला था पार्किंग का कि उसने ठेकेदार ने गलत तरीके से ठेका लिया, अपना बैकग्राउंड छुपाया, बैंक गारंटी में फ्रॉड किया, उसके बाद 7.5 करोड़ रुपए लेके शहर से भाग गए। अब उसकी जांच हो रही है ना, जो उसकी जांच चल रही थी, विजिलेंस ने की, फिर सीबीआई अपने आप आ गई, सीबीआई सारे कागज लेगी 2 दिन पहले। तो ये जो उनको चार्जशीट किया गया, जो अखबारों ने बताया है, जो मैंने जानकारी भी ली है कि आपने जो उनकी स्टैंप ड्यूटी है वो कम ली और लेट क्यों ली, इसका क्या ताल्लुक है घोटाले के साथ? इसमें चार्जशीट करना था। चार्जशीट तो बनती नहीं अभी मेरे हिसाब से, जब तक विजिलेंस जांच पूरी हो जाए, उसकी कोई फाइंडिंग्स आ जाए कि जी उसमें एक हिस्सा तो आ सकता है फाइंडिंग का कि इन्होंने शुरू से ही उस ठेकेदार की मदद करने की कोशिश की, ए ने की, बी ने की, ये तो जांच का विषय है। सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि कौन इसके पीछे था, उनकी बैकग्राउंड ठेकेदारों की क्या थी। लेकिन अगर वो विजिलेंस की या सीबीआई की जांच की रिपोर्ट आ जाती कि इसमें ये कमियां आई हैं और उसमें अगर ये बात भी आ जाती कि इन्होंने जो ली है, स्टैंप ड्यूटी ली है, वो कम ली है, तो वो एक अलग पहलू था। लेकिन आज इसमें थोड़े से मेरे कान खड़े हो रहे हैं कि क्या कहीं उस मेन घोटाले से ध्यान भटकाने की कोई कोशिश तो नहीं हुई। अब जैसे जैसे आपने मेरे 2-3 इंटरव्यू किए पहले इस पे, और बाद में भी अखबारों ने भी इस पे, और हाउस ने भी, काउंसलर ने भी, कांग्रेस के काउंसलरों ने भी, सब ने इस पे आवाज़ उठाई। कुछ बातें तो बढ़िया निकल के आई ना, जो पर्दे के पीछे थी जी। सबसे पहली जो बात अब निकल के आई है कि क्या ठेकेदार एलिजिबल था ठेका लेने के लिए, इस पहलू को भी किसी ने टच नहीं किया था। अब बातें आ रही हैं, बिल्कुल उस आदमी ने पहले दिन से ही फ्रॉड किया। अब बातें ये आई हैं कि वो ठेकेदार के किसी और कारपोरेशनों में भी ऐसे केस चल रहे थे जहाँ से उन्होंने इस तरह पैसे रोक के और वहाँ से भाग आए। जबकि कारपोरेशन का एक कानून है कि जब भी ऐसा कोई टेंडर या ऐसा ठेका दिया जाता है तो उनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि ऐसे 2-3 काम आपने और कहाँ किए हैं, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, और वो देने ज़रूरी हैं और नाम बताने होते हैं कि मैं इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये काम किए थे। चाहिए तो था
कि पहले दिन अगर उसने कोई ऐसा एफिडेविट दिया तो उन कॉरपोरेशनों को भी कांटेक्ट किया जा सकता है, कमिश्नर टू कमिश्नर फ़ोन से बात हो सकती है, अधिकारियों टू अधिकारियों से बात हो सकती है। मेयर उस वक्त के चाहते तो वहाँ के मेयर से बात करके पूछ लेते कि जी हमारे पास एक ठेकेदार आया है और इसलिए क्या उनको काम देना दे, तो पहले दिन ही उसको ठेका ही नहीं मिलता। अब पहले दिन उसकी एलिजिबिलिटी बनाने के लिए उसकी बैकग्राउंड ये देखी गई सिर्फ मेरे हिसाब से कि जो अखबारें छप रही हैं कि वो बीजेपी के संबंधित था। वो किसी एक आदमी के कोई पार्षद भी वहाँ बीजेपी से वहाँ दिल्ली में या गुड़गांव में कहते रहे हैं, मुझे इनकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सारी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या सिर्फ इस बात के लिए अब जांच का विषय है कि इस बात के लिए सारी बातें में उसकी फेवर की गई कि वो बीजेपी से संबंधित है, या आगे बात कहा गई कि उसने कुछ किसी से पैसे का लेन देन करके, किसी को ब्राइब करके, किसी को लालच दे के ये ठेका हासिल किया है। सर, आपने कहा कि एलिजिबिलिटी को लेकर के आपने सवाल खड़ा किया है, तो उस टाइम के जो कमिश्नर थे, जो भी थे उस टाइम कमिश्नर, वो क्या सिर्फ कुर्सी तोड़ते रहे और आंख मूंद कर सोते रहे और देखते रहे तमाशा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो सीबीआई ने जांच पकड़ी है वो किसी की शिकायत पे नहीं है। मैं समझता हूँ, जो मैंने आज अखबारों में लगा मुझे, वो स्यू मोटो लिया उन्होंने भी। इतना मामला शहर में उछल रहा है तो इसमें स्यू मोटो लेके वो कागज़ ले गए हैं। जब ये जांच होगी तो मेरे हिसाब से सीबीआई को, अगर ये आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो अच्छा होगा, सीबीआई को जांच ही वहाँ से शुरू करनी चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी किसने की, उस वक्त के कमिश्नर की क्या जिम्मेवारी बनती थी। जी बिल्कुल। कोई अधिकारियों ने उसको नोट भेजा बना के ऊपर कि नहीं भेजा तो उन्होंने क्या इस पर एक्शन लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। जांच तो वहीं से शुरू होगी। देखिए, क्राइम शुरू कहाँ से हुआ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यही होती है कि ये पहुंचा तो इसका जिम्मेवार कौन है। और मैं समझता हूँ अगर सीबीआई पे कोई दबाव ना पड़े, जो मुझे लगता है कि सीबीआई नहीं मानती और छोटे मामलों में कोई बड़ा अधिकारी दखल भी नहीं देता, तो ये सारी परतें खुल जाएंगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि सीबीआई अगर इससे और भी बढ़े तो ये आज से नहीं हो रहा, पहले नहीं हुआ। वो पहले जो आर्य इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी तो पैसे लेके पार्किंग के भागा है। और भी जो पहले ठेकेदार हैं, आप कई बार देखेंगे, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, फलां ठेकेदार बीच में काम छोड़ के चला गया। बिल्कुल चला गया, लेकिन कितने पैसे लेके गया वो तो जांच का विषय होता है ना। बिल्कुल। और क्यों मौका दिया उसको, जबकि हम जितने भी ठेकेदार हैं उनकी बैंक गारंटी इसीलिए रखते हैं कि जब पहले महीने उसने किस्त नहीं दी तो उसकी बैंक गारंटी कैश कराएं और उसको कहे जाओ भाई साहब नमस्ते, हमारे पैसे हमारे पास हैं। तो सर, तत्कालीन कमिश्नर का चुप रहना और मामला यहाँ तक पहुँच जाना, क्या लगता है फिर क्या कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारी, तत्कालीन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ऐसे में? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब जांच होती है, अब मुझे नहीं पता कि आज वो कमिश्नर तो चंडीगढ़ में नहीं है, किसी अपने मूल राज्य में वापस जा चुके हैं। जब तक उनसे सीबीआई नहीं पूछती, कुछ उन तक नहीं पहुँचती, या कोई ऐसी फैक्ट फिगर सामने नहीं आती कि उनकी भी गलती है, आज मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर सीबीआई पहले दिन की जाँच करेगी तो उनके ऊपर भी बात आएगी, तत्कालीन कमिश्नर पे बिल्कुल आएगी। अगर सीबीआई पहले दिन कहेगी जो आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, दूसरी कॉरपोरेशनों में ब्लैक लिस्ट था, चंडीगढ़ में वो पहलू को अनदेखा क्यों किया गया, ये बड़ी बात है, फ्रॉड वाली बात है। उसने 7.5 करोड़ का ठगी मारी, उसके डिले उसको क्यों दिया, उसको एक्सटेंशन क्यों देते गए, उस पर कार्रवाई नहीं की, ये सारे उसके बाद के अफसर जिम्मेवार हैं, या उसके वक्त के जो सत्ताधारी पार्टी में लोग हैं जो उसकी कंपनी की मदद करते रहे। लेकिन एलिजिबल को जो पात्र नहीं था उसको पात्र बनाना, और वहाँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये जब सीबीआई करेगी, विजिलेंस का दायरा इतना बड़ा नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। विजिलेंस किसी भी आईएएस अफसर के खिलाफ कोई बात करने से पहले 10 बार उसको परमिशनें लेनी पड़ती, सोचना पड़ता है। सीबीआई सक्षम होती है जाके, और यूटीज़ में अंदर तो कुछ सीबीआई को एक्स्ट्रा पावर दे रखी है। अगर यही मामला पंजाब हरियाणा में होता तो शायद इसको सीएम से भी परमिशन लेनी पड़ती, स्टेट को लिखना पड़ता। यूटी में जितनी भी यूटी हैं वहाँ पे सीबीआई सुमोटो भी ले सकती है, किसी प्राइवेट कंप्लेंट पे भी जाके। बहुत बार कॉरपोरेशन में सीबीआई पहले आई है जी, प्राइवेट कंप्लेंटों पे ही आई है, किसी एम्प्लॉइज ने बेनामी डाल दी तब भी आई है। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा था कि आज जो विषय हमारे सामने है कि क्या ये चार्जशीट करना जायज़ है, बिल्कुल नहीं। मैं इन कर्मचारियों को, बहुत से मेयर होते हुए मेरे साथ भी इन्होंने काम किया, आज मैंने एक कर्मचारी से बात भी की, उन्होंने रादर उनकी आंखों में आंसू थे कि जी हमारा क्या कसूर है। और एक आदमी तो बेचारा 4-5 महीने पहले वहाँ पोस्टिंग हुई है, उनको भी बीच में कर दिया गया। क्या फैक्ट्स हैं ये तो आज की कमिश्नर बता सकती हैं कि क्यों दिया उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से उनका नहीं रोल बनता। ये ध्यान भटकाने वाली मैं समझता हूँ एक कार्रवाई की है
इससे नुकसान होगा। मैं देखिए कमिश्नर जो मौजूदा हैं, मेरी इनसे एक दो बार चलते चलते नमस्ते या ये हुई है या कोई एक आध इशू पे बात की होगी। मैं मानता हूँ ये कड़क अफसर हैं, जो कड़क होता है वो थोड़ा ईमानदार भी होता है। बिल्कुल ये मानने वाली बात है। जो आदमी किसी के नहीं परवाह करता वो उसके अंदर एक गुण होता है कि ईमानदार भी होता है। मैं ये भी करता हूँ कि ईमानदार होने का मतलब बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इन छोटे कामों में ना पड़ के आज कि फलां को बचाना है या फलां को बलि का बकरा बनाना है, इसकी परतें खुलने दें और इसमें बल्कि सहयोग करना चाहिए अधिकारियों को। रादर सहयोग करना चाहिए। मैं कहता खुल के ट्रांसपेरेंसी में हो। बिल्कुल ये काउंसलर जो मामला उठा रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के हों, उनसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत जिम्मेवारी बनती नहीं, ये तो बहुत बाद में आई है जी। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसा घपला होता है और उस पर जाँच हो जाती है और सही निष्कर्ष निकल आए तो अधिकारियों के फ़ायदे की बात होती है। मुझे आज एक उसी जो चार्जशीट हुए हैं उसमें से एक आदमी ने बताया कि अगर हमें इस तरह बलि का बकरा बनाया गया तो हम भी फिर मुंह खोलेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग या अधिकारी, अब देखिए मैं भी मेदोवर मेर रहा हूँ, मुझे मालूम है सरकारी अफसरों का काम करने का तरीका। ये कोई लिखित आदेश थोड़ी देते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी को कमरे में बुलाएंगे, ये कर दो जी, उस आदमी की मदद करनी है, वो बेचारा क्या करे, नहीं करेंगे, उसको सवेरे दूसरे दिन उस सीट से बदल के कहीं खुडे लाइन लगा देंगे। तत्कालीन कमिश्नर हैं, उसको लेकर के भी आपने हाउस की बैठक है, क्योंकि उस बैठक में सवाल उठेगा कि हमें जो पहले की रिपोर्ट है वो दी जाए, तो सारी रिपोर्ट तो सीबीआई या जो जांच एजेंसी है वो उठा के ले गई। ऐसे में फिर क्या होगा? देखिए कभी भी कोई डॉक्यूमेंट आज की स्थिति में जो डिजिटल युग आ गया या कंप्यूटराइजेशन आ गई, उसकी एक कॉपी नहीं होती। बहुत कुछ सेव किया होता है कंप्यूटर ने, एक सीबीआई ले जाएगी तो एक रिकॉर्ड इनके पास भी मिल जाएगा। सवाल ये है कि जब सारा कुछ पता था कि कंपनी के इतना आउटस्टैंडिंग हो गया, ये भाग सकता है, तो उस वक्त टाइमली एक्शन किस दबाव में नहीं लिया गया, ये एक जांच का विषय है। सबसे बड़ा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमिश्नर के ऊपर का कोई दबाव था कि इस कंपनी की रियायत करनी है, उसकी पृष्ठभूमि में कौन है, उसमें कोई भी निकले, मैं फिर कह रहा हूँ जब सीबीआई जांच करेगी पहले दिन से शुरू होकर आखिर तक जिम्मेवारी तय होगी, अगर सीबीआई सही जांच के रास्ते में चली गई। अब हाउस मीटिंग में एक एटीट्यूड बना हुआ है जो अक्सर मेरे टाइम में भी होता था। जब भी कोई काउंसलर या मेयर कमिश्नर के या थोड़ा सा अलग जाके बात करता था तो आपस में लड़ाने की कोशिश होती थी। आज भी वहाँ चल रही है, पार्टियां एक दूसरे को कर रही हैं कि जी नहीं अब मत मामला उठाओ जी, पार्टी की बदनामी हो जाएगी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी बातें भी आज पार्षदों ने मुझे कही हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ पार्षदों को कि नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है, कोई निजी लड़ाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ निजी लड़ाई नहीं है। सिस्टम को बदलने में अगर आपकी कोई भूमिका आ जाएगी तो इतिहास लिखा जाएगा कि फ़लाँ काउंसलर के टाइम में, फ़लाँ मेयर के टाइम में एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था और उसमें ये चीज़ें सामने आई थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ नगर निगम के बारे में, आप अगर आम जनता से बात करेंगे तो आम जनता नगर निगम से खुश नहीं है। एक भावना बन चुकी है कि ये सिर्फ टैक्स लगाने वाली एक संस्था रह गई है। और वो क्यों होती है कि जब काम कोई होना नहीं पूरा, हाउस ढंग से चलना नहीं, पब्लिक के एजेंडे डिस्कस नहीं होने, टैक्स पे टैक्स लगे जाने हैं और फिर ये घपले आ जाए तो लोग कहते हैं किस लिए इनको भंग कर दो। ये आवाज़ें उठी है ना, फॉस्फैक ने भी उठाई आवाज़ एक बार कि इसको भंग कर देना चाहिए। कई बार मेरे मन में भी आता है कि जब मैं देखता हूँ कि जी लगातार मेरे टाइम में कई बार हुआ ऐसा सर, जब रिमोट कंट्रोल से हाउस चलेगा, रिमोट कंट्रोल से पार्षदों को चलाने की कोशिश होगी, रिमोट कंट्रोल के आधार पर किसी चीज़ को दबाने की कोशिश होगी, तो फिर इस संस्था में तो षड्यंत्र का ही अड्डा समझा जाएगा या इसको भंग कर देना चाहिए। दोनों ही बातें हैं। देखिए पार्टी के अंदर जब हम किसी पार्टी से बंधे होते हैं, दो तरीके होते हैं। सबसे पहली बात तो मेयर इतना सक्षम हो कि वो अपनी बात अगर जाके पार्टी में रखे कि आप मेरे काम में मत दखल दो, अगर दखल दोगे तो मेरी भी बदनामी होगी और पार्टी की बदनामी होगी। इसीलिए हमने 15 साल हमारे मेयर बने। मैं फिर आज बार बार कहता हूँ कि मेरा या दूसरे मेयरों का पवन बांसल जी के साथ इस मामले में पूरी अंडरस्टैंडिंग होती थी। हम हर हाउस मीटिंग से पहले उनको एजेंडा दिखाते थे। अक्सर वो कह देते कि जी नहीं ज़रूरत नहीं है, आप इतने सक्षम हो, मेरे पास कम आया करो, ये उनकी थी। लेकिन हम फिर भी कहते थे कि नहीं, बड़े लीडर से सलाह कर लें, अगर कोई हमसे गलती हो जाएगी तो कल को ये ना हो कि जी सबका एक राय होनी चाहिए। बंसल जी के बारे में आप, मीडिया के बारे में आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो बहुत बेहतर जानते थे कि हाउस कैसे चलना चाहिए, कैसी डिबेट होनी चाहिए। हंगामे भी होते हैं, हंगामों के बीच में से हमने निकलना है।
इसलिए वो रिमोट कंट्रोल वाली बात नहीं थी, एक सलाह वाली और एक अच्छी बातें निकलती थी जिससे हम हाउस में, और मैं समझता हूँ कि ये सारी राय खुल के जब आती थी तो हम बच गए कि ऐसे किसी बड़े घपले में हमारा कोई मेयर शाम नहीं उसमें आया। वरना कई बार अधिकारी कोई काम मेयर से भी गलती से करा जाते हैं, भुगतना मेयर को पड़ता है, अधिकारी किए अपने मूल स्टेटों में वापस चले गए, जैसे इसमें हो रहा है। अगर कोई मान लो आज इस घपले में शुरुआत में उस कमिश्नर की कमी हो की वजह से आ गया, तो भुगत कौन रहा है आज? बिल्कुल, आज का मेयर और आज की कमिश्नर। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ें हम बड़े लीडरों से, अब रिमोट कंट्रोल वाला जो वर्ड है आपका, मुझे भी काउंसलर ने मुझे बताया कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है कि जी पार्टी लाइन पे ना जी चलो जी, बदनामी होगी। अब पिछली बार जो बीजेपी के काउंसलर ने बात की, उसी शायद वो उसी बात का इशारा कर रहे थे कि इसमें पार्टी की बात कहाँ आ गई, ये तो मोदी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल कहा था ना, बिल्कुल। तो इसके पीछे आप समझो उस काउंसलर के ऊपर दबाव था ना, बिल्कुल, तभी तो उसने ये शब्द बोले, वरना ऐसे शब्द हाउस में बोलने की जरूरत क्या थी? जो जांच एजेंसी है, क्या उस रिमोट कंट्रोलर की ओर भी ये जाने की कोशिश करेंगे क्या? अगर किसी जगह सीबीआई ने जो लोग अरेस्ट किए हैं और वो सीबीआई ने उनकी अरेस्ट डाली और रिमांड पे ले आए, तो ये परते खुल जाएंगे। देखिए, मुझे एक बात बताई कि उस वक्त कोई अधिकारी थे जो बाद में एसडीएम रहे चंडीगढ़ के, कॉरपोरेशन में जॉइंट कमिश्नर थे, वो ये इस कॉन्ट्रैक्ट की उनके पास पेशी लगती रही है, और ये भी बताया कि जितनी बार पेशी लगी है किसी ना का फ़ोन आ जाता था जी कि इसको आगे डेट डाल दो। अगर ये सीबीआई उस अधिकारी से आज पूछेगी जाके, वैसे तो अधिकारी बताते नहीं हैं क्योंकि वो भी उस चक्कर में आ जाएंगे कि तुमने सिफारिश क्यों मानी, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस से लेके बात करेंगे प्राइवेटली तौर पे, तो वो बता देंगे कि जी मुझे किस बड़े आदमी का फ़ोन आता था, क्या वो पॉलिटिशियन था कोई, क्या कोई उच्च अधिकारी था, या इस ठेकेदार। देखिए, जब इसकी बैकग्राउंड ऐसे आ रही है, पिछले दिनों में फ़ोटो छपी है कि वो बीजेपी के फलां लीडर के साथ खड़ा है और फलां बड़े लीडर से है, या उसके घर वाले ये हैं, तो कई बार ये अधिकारी इन बातों में क्या कहते हैं, गच्चा खा जाते हैं। हो सकता है किसी दिल्ली वाले ने किसी फ़ोन ही कर दिया हो, अब हम चंडीगढ़ करते रहें, बात कोई बहुत बड़ा और इससे भी बड़ा लीडर शामिल हो बीच में फ़ोन करने में, तो जब ये जांच होगी ना, उसको रिमांड पे लिया जाएगा कि तेरे की मदद किसने की, भी तू एलिजिबल नहीं था, तुझे एलिजिबल किसने बनाया, क्यों बनाया, किसका इंटरेस्ट था, हो सकता है और पूरे कार्यकाल में चुप क्यों बैठे रहे? पूरे कार्यकाल में चुप क्यों रहे, ये सारी चीज़ें बता सकता है कि मैंने तो दिल्ली से फ़ोन कराया था जी। तो ये चीज़ें जांच, देखिए सीबीआई तो धेड़ के रख देती है आदमी को। तो कुल मिला के जो कल की बैठक है वो हंगामेदार की जगह हमें लगता है सूझबूझ से ही निकालना पड़ेगा। मेरी एक राय है, आज ये हंगामा कई बार कह के भी करवाया जाता है, एक आध बार मैं मान लेता हूँ, इसमें मानने को शर्म नहीं, कि जब मुझे भी लगता था कि आज सारा ही हाउस का नज़ला मेरे ऊपर गिरने वाला है, तो हम भी इन बातों से निकलने के लिए हाउस वगैरह अडजर्न हो जाते थे। एक राजनीति या एक टैक्टिक्स का हिस्सा होता है, लेकिन मैं कोशिश मेरी ये होती थी, भाई हंगामा जितना देर करना कर लो, उसके बाद बहस तो करो। अब सर की जो मीटिंग है, इसके बारे में कुछ एडवाइस कर सकते हैं, कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं? देखिए, मेरी सारे काउंसलरों से, खासकर कांग्रेस के काउंसलरों से, विपक्ष में हैं वो, हंगामा करें, बातचीत जोर से रखेंगे। मीडिया का एक ट्रेंड है कि जी अगर चुप करके बैठे रहेंगे तो कहेंगे जी कांग्रेस वाले तो चुप रहे। उनको हंगामा करने की जगह सार्थक तरीके से अपना पक्ष रखें। अगर वो बीजेपी, हो सकता है बीजेपी ही चाहे कि ये हाउस ना चलने चाहिए, बहस होनी चाहिए, अपने तैयारी करके जाएं, एक एक पॉइंट पे जाके बोलें और उनको मजबूर करें कि सीबीआई जांच में आगे कौन कौन सहयोग करेगा। ये तो आपने कहा कांग्रेस और भाजपा के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी कुछ सलाह दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में देखिए, उनका अभी नई पार्टी है, अगर अब उनका अध्यक्ष भी नहीं है, अगर मैं किसी से बात भी करना चाहूँ, बिल्कुल अध्यक्ष विहीन पार्टी है, इसलिए पार्षद उनसे मेरा कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। मैं ऐसा कह दूं कि उनसे मेरी है, हालांकि बीजेपी वाले एक दो ऐसे साथी हैं मेरे पुराने, मैं उनसे फिर भी वो मेरे से बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से मैं भी नहीं करता कुछ बात। अब समझदार तो हैं उनमें, दो चार आदमी हैं, अगर पुराने हैं, प्रदीप छावड़ा जी बैठे हैं, अगर वो चाहेंगे तो इनको एक कर सकते हैं कि बहस करें, हंगामा ना करें। कल की मीटिंग में हंगामा जो होगा कल, वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, सारी बातें ढकने की कोशिश करेंगे, और रूलिंग पार्टी के ऊपर जब आती है तो उसके बाद एक ही हथियार है कि हाउस ना चलने दो। यही कल मेरी भविष्यवाणी ये है कि बीजेपी अगर चाहेगी तो हाउस का हंगामे में ख़त्म कर देगी। तो आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और 2 बार मेयर रह चुके सुभाष चावला जी को।
और इन्होंने जो भविष्यवाणी की और जो बातें कही है, मुझे लगता है कि शहर को भी समझना पड़ेगा, हाउस को भी समझना पड़ेगा, अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा और पार्षद नेता जो भी हैं वो तो समझ ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।